मुस्तकिल जो सेक्रेटरी हैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड सिंध के, वो अब तक तैनात नहीं किए गए। कवानीन के मुताबिक अगर किसी इदारे का कोई सेक्रेटरी या महकमे का कोई सेक्रेटरी नहीं है तो बहालत मजबूरी कुछ अरसे के लिए 3-4 महीने के लिए आप एडिशनल चार्ज दे सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर या लंबे अरसे के लिए आप जो है किसी भी सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज नहीं दे सकते। एडिशनल सेक्रेटरी ने गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बगैर अरबों रुपए के टेंडर्स जारी कर दिए। जो दस्तावेजात सामने आई हैं उसके मुताबिक लेबर कॉलोनी और स्कूलों की तज़ीनो आराइश के नाम पर गैर मारूफ अखबारात में इशारात दिए गए उनके टेंडर जारी करने के लिए, और जमा कराया गया जो इश्तिहार था जिस दिन बताया गया कि टेंडर इस अखबार में जारी किया गया है उस दिन के अखबार में, असल अखबार में जो वो टेंडर था ही नहीं। और ऐसी कंपनी को बताया गया है कि जो टेंडर दिया गया है जो बुनियादी तौर पर रजिस्ट्री 2025 में हुई थी वो भी किसी खास आदमी की मुबैना तौर पर बताया जाता है कंपनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो हम बात करेंगे वर्कर वेलफेयर बोर्ड सिंध में मुबैना करप्शन और बदअनवानियों से मुताल्लिक अहम तरीन इशूज़ हैं। इनके ऊपर हम तफसीली जो है शवाहिद के साथ साथ जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। मुख्तलिफ अवकात में आपने टीवी चैनल्स के ऊपर भी खबरें देखी होंगी, अखबारों में भी खबरें देखी होंगी जो अदालतों में कार्रवाई जारी हैं, अदालतों के अंदर क्या कुछ होता है, इन सारे मामलों को लेकर वो आपके सामने रिपोर्ट करते हैं। कुछ मुख्तसर और जामे हमने कोशिश की है कि डेटा कंपाइल करके आपके सामने हकायक रखे जाएँ कि बुनियादी तौर पर सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड में चल क्या रहा है। तो जो हकायक हमारे सामने है वो आपके सामने रखते हैं। अच्छा, इस सारे मामले में हम चूंकि हकायक और जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं वो रख रहे हैं, और खासतौर पर चूंकि कुछ टाइम पहले टीवी चैनल पर खबर नशर करने के लिए मैंने जो है जवाब या मौक़िफ़ लेने के लिए जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड रफ़ीक कुरैशी साहब, मैंने उनसे भी रब्ता किया था, उन्होंने भी मौक़िफ़ दिया था। बल्कि उन्होंने जो कुछ कहा था वो कोशिश करता हूँ कि वो भी आपके सामने रखूँ ताकि हकायक और फैक्ट्स का आपको इल्म हो सके। उसमें जो बताया गया है कि मुस्तकिल जो सेक्रेटरी हैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड सिंध के, वो अब तक तैनात नहीं किए गए। तकरीबन 11 महीने से पहले जो है वो इनको तैनात किया गया था, जो कि सेक्रेटरी लेबर हैं उनको तैनात किया गया था एडिशनल ओहदे के तौर पर, जिनका आज तक जारी। हालांकि बहालत मजबूरी कवानीन के मुताबिक अगर किसी इदारे का कोई सेक्रेटरी या महकमे का कोई सेक्रेटरी नहीं है तो बहालत मजबूरी कुछ अरसे के लिए 3-4 महीने के लिए आप एडिशनल चार्ज दे सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर या लंबे अरसे के लिए आप जो है किसी भी सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज नहीं दे सकते। लेकिन उसके बावजूद जो है वो तकरीबन 12 महीने आने को है और रफ़ीक कुरैशी साहब एडिशनल चार्ज जो है लेकर दोनों ओहदों का या दोनों महकमों को वो चला रहे हैं। अच्छा, इनके ऊपर चूंकि जो गवर्निंग बोर्ड है खासतौर पर जीबी है सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड की, उनकी जानिब से जो खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात या इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि एडिशनल सेक्रेटरी ने गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बगैर अरबों रुपए के टेंडर्स जारी कर दिए। अब वो टेंडर्स हैं क्या, वो आगे मैं चल के बताता हूँ। उन्होंने बताया कि गवर्निंग बॉडी में जो शामिल अफसरान हैं उन्होंने खासतौर पर सिंध हुकूमत को ख़त लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं कि अंदरूनी तौर पर चल क्या रहा है। उसकी कॉपियाँ भी हमने हासिल की कोशिश करेंगे कि अगर यूट्यूब की गाइडलाइन वायलेशन ना हुई तो वो भी हम आपके सामने ज़रूर शेयर करेंगे। जो दस्तावेजात सामने आई हैं उसके मुताबिक लेबर कॉलोनी और स्कूलों की तज़ीनो आराइश के नाम पर गैर मारूफ अखबारात में इशारात दिए गए उनके टेंडर जारी करने के लिए, और लेबर कॉलोनी 27 इनके स्कूल हैं और 2 कॉलेज हैं, उनकी तज़ीनो आराइश के लिए टेंडर जारी किए गए और जमा कराया गया जो इश्तिहार था जिस दिन बताया गया कि टेंडर इस अखबार में जारी किया गया है उस दिन के अखबार में, असल अखबार में जो वो टेंडर था ही नहीं। यानी कि बताया गया कि फलां अखबार में ये टेंडर दिया गया है, लेकिन उसकी कटिंग भी लगाई गई, लेकिन एक्चुअल में जब वो अखबार चेक किया गया तो उस दिन ये टेंडर था ही नहीं, लेकिन टेंडर जारी किया गया है इन 3-4 लेबर कॉलोनी, स्कूल और कॉलेजेस की तज़ीनो आराइश के लिए, उनके रेनोवेशन के लिए। और ऐसी कंपनी को बताया गया है कि जो टेंडर दिया गया है जो बुनियादी तौर पर रजिस्ट्री 2025 में हुई थी वो भी किसी खास आदमी की मुबैना तौर पर बताया जाता है कंपनी है, और इससे पहले दीगर जो कंपनियां थी उनको टेंडर ही नहीं दिए गए। दस्तावेजात के मुताबिक ये भी है कि रिकॉर्ड के मुताबिक किसी भी जगह तज़ीनो आराइश का काम नहीं हो रहा, क्योंकि लेबर कॉलोनी जो है वो कई बार अदालतों में केस आ चुके हैं। लेबर कॉलोनीज के ऊपर लेबर सिंध के जो मजदूर हैं उनको देने के बजाय, या वो नहीं रह रहे बल्कि 2008 में या कोई माजी में जब सिलाब आया था 2010 में, तो उसके बाद कई आबादियां ऐसी हैं जो लेबर कॉलोनीज हैं, जो आप न्यू कराची में देख लें, उसके बाद लेबर स्क्वायर जो है वो बल्दिया है, या फिर इसके अलावा दीगर कुरंगी लांडी वगैरह में, तो वहाँ पर लेबर कॉलोनीज में कई ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ कब्जे हो चुकी हैं।
तो जब वहां मजदूर ही नहीं रहते तो फिर टेंडर अब मुखालफत के बावजूद कैसे जारी कर दिया गया कि वहां तो मजदूर ही नहीं रहते, कब्जा किसी और ने किया हुआ, जो लेबर कानून के तहत वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, मजदूर रजिस्टर्ड नहीं है, कब्जा किसी और ने किया हुआ है, कब्जा खाली नहीं हो सका और अभी नहीं कराया जा सका, तो वहां पर जो है वो कैसे टेंडर जारी करके तज़ीन व आराइश के लिए काम का आगाज किया गया, लेकिन वहां ग्राउंड पर काम हो ही नहीं रहा। दूसरा जो है वो जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है, रिकॉर्ड के मुताबिक चंद दिनों के अंदर अरबों रुपए उसको जारी कर दिए गए हैं। हालांकि जो वर्कर वेलफेयर फंड से 2014 में उसको मंजूर किया गया था और उसकी रकम भी बढ़ा दी गई थी, और ऑर्डिनेंस के मुताबिक बोर्ड का चेयरमैन या सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बगैर किसी भी किस्म का फैसला नहीं कर सकते। और इसमें बताया गया है कि कई जो गवर्निंग बॉडी के मेंबरान थे उन्होंने मुखालफत की, जो लेबर रहनुमा भी आप कह सकते हैं, और जो चाहते हैं कि लेबर उसकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके। और बताया गया है कि एडिशनल सेक्रेटरी ने टेंडर जारी करने से पहले कोई इजलास नहीं बुलाया। और आगे जो है एक और इल्जाम आ रहा है जिसमें बताया गया है कि शीरी जलां कॉलोनी में वर्कर वेलफेयर बोर्ड सिंध के लिए एक इमारत खरीदी गई है जिसकी मालियत है 80 करोड़ रुपए। वो भी जो जराए दावा करते हैं कि वो भी इनके करीबी किसी अजीज की है जिसकी मालियत 50 करोड़ से भी कम है, और वो 80 करोड़ रुपए की सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड के ऑफिस के लिए खरीदी ली गई है। लेकिन इस किस्म के फैसले मुस्तकिल सेक्रेटरीज जो है वो कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी वो कर भी नहीं सकते, उनको इख्तियार नहीं होता कानून के मुताबिक, जिन के बारे में हमें कवानीन के मुताबिक बताया गया है। और 45 अरब रुपए जारी किए गए हैं, 45 करोड़ रुपए मादरत के साथ सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड का जो रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज किया जाएगा, यानी कि डिजिटल किया जा रहा है, उसके लिए भी 45 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और वो फंड जो है वो दिए गए हैं। टेंडर देते वक्त पेपर और रूल्स पर अमल दरामद नहीं किया गया और ना ही गवर्निंग बॉडी से इस मामले में मंजूरी ली गई है। एडिशनल सेक्रेटरी ग्रेड 20 में सेक्रेटरी लेबर के तौर पर लेबर को जो है तैनात किया गया है। सिंध हुकूमत ने 11 महीने पहले इन्हें वर्कर वेलफेयर बोर्ड का इजाफी चार्ज दिया था। वर्कर वेलफेयर बोर्ड सिंध जो है मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए बनाया गया है। सूबाई एंटी करप्शन ने भी इल्जामात मुख्तलिफ जो लगाए गए हैं सेक्रेटरी साहब के ऊपर या इस इदारे के ऊपर, उस पर जो है इनको नोटिस जारी किया था और उस पर भी उन्होंने वजाहत मांगी है, वो आगे मैं बताता हूँ। लेकिन इस दौरान जहाँ मुख्तलिफ जो मजदूर रहनुमा है उन्होंने वज़ीर आला को खत लिखे, सूबाई हुकूमत को खत लिख रहे हैं, वहाँ पर एक खत मंजर यहाँ पर आया जिसकी तस्दीक नहीं हो सकी है, और वो खत है वज़ीर लेबर शाहिद अब्दुल सलाम थैम साहब का। उन्होंने सेक्रेटरी लेबर रफ़ीक कुरैशी साहब के खिलाफ वज़ीर आला सिंध को लिखा था, जो कि मुबैना तौर पर, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मुबैना तौर पर, क्योंकि इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है कि खत असली है या जाली है, लेकिन जो शवाहिद या साइन है उसके बारे में जब कोई भी तहकीकाती इदारा तहकीकात करता है तो वो कंफर्म कर सकता है कि वाकई असली है नकली है, क्योंकि इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि इतलात इस तरह की और आप तक पहुँचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए जो वो मैं इसका हवाला दे रहा हूँ, क्योंकि खत भी बीच में आया था और अचानक फिर उसकी तरदीद कर ली गई या उससे इनकार कर दिया गया कि खत लिखा नहीं गया। वज़ीर लेबर शाहिद अब्दुल सलाम थईम ने 4 मार्च 2025 को खत लिखा था वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अरकान की खिदमात खदशात के हवाले से। उन्होंने कहा वज़ीर आला सिंध को कि मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, रफ़ीक कुरैशी ने गवर्निंग बॉडी के 32वें मीटिंग के फैसलों के की जो है वो खिलाफ वर्जी की है, और ये भी कहा गया कि रफ़ीक कुरैशी ने बगैर मंजूरी के 80 मिलियन रुपए किराए का दफ्तर हासिल किया। रफ़ीक कुरैशी ने डिजिटलाइजेशन का बजट 30 मिलियन था, उसको 335 से 400 मिलियन जो है वो कर दिया। 1000 ई बाइक्स का इश्तिहार दिया गया जो बगैर मंजूरी के, जिसकी लागत 3 अरब रुपए से जायद है। गवर्निंग बॉडी समझती है कि रफ़ीक कुरैशी एकतरफा फैसले कर रहे हैं, रफ़ीक कुरैशी को फौरी तौर पर इनका तबादला किया, यानी कि जो एडिशनल चार्ज है उससे हटाया जाए। अच्छा, मैं इनसे जो मौक़िफ़ था जो लिया है, मैं वो कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा आप तक पहुँचाऊँ जो मेरी उनसे बात हुई थी। लेकिन जूनियर टीचर्स और ओपीएस पर तैनाती का मामला भी सिंध हाई कोर्ट में इस दौरान आया, और अदालत ने जो कि एनी बेंच के सरबराह जस्टिस के आगा साहब हैं, उन्होंने मामले को निपटाया है, क्योंकि तहरीरी जो फैसला जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लेबर और वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो एडिशनल चार्ज देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर जो है अमल दरामद करें। और उन्होंने ये भी कहा कि सिंध हुकूमत के वकील ने इस मामले पर कोई एतराज़ नहीं किया। अदालत ने यह भी कहा कि अदालती अहकामात की नकूल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लेबर और सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड को इरसाल की जाए, और अदालत ने जो दरख्वास्त थी उसको निपटा दी है। इनके जो फरीदा शमसा हैं, अब्दुल बासित हैं और दीगर, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। उनके वकील का कहना था कि अदालत ने, जो मलिक अल्ताफ जावेद साहब हैं, उन्होंने कहा दरखास्त में कि ओपीएस पर जो ओहदों पर तैनात किया गया है वो पहले ही गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। महकमा तालीम ने सीनियर असातिज़ा के बावजूद जूनियर टीचर्स को हेडमास्टर के ओहदे पर का जो चार्ज है वो दे रखा है, और सीनियर और अहल असातिज़ा के बावजूद जूनियर को हेडमास्टर तैनात किया गया है, जो कि खिलाफ कानून है। और
انہوں نے حوالہ دیا تھا اس طرح مختلف قوانین کا، جس میں سپریم کورٹ نے طے کیا تھا کہ ایڈیشنل چارج، ایکٹنگ چارج یا پھر او پی ایس پر جو چارج ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے۔ عدالت کے مطابق جو آئینی بینچ نے جاری کیا انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ جو ہے کسی قسم کا اضافی چارج یا ایکٹنگ چارج یا ایڈیشنل چارج جو ہے کسی کو نہیں دے سکتے۔ انہوں نے پابند کیا ہے تمام اداروں کو کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ کیس الگ تھا جو کہ جونیئر ٹیچرز کو اعلیٰ عہدوں پر یعنی کہ ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر تعینات کیا گیا اور جو سینئر تھے ان کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ فیصلہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب جو سیکٹری ورکر ویلفیئر بورڈ ہیں، ایڈیشنل سیکٹری جو کہ اوریجنل ان کے پاس سیکٹری لیبر کا چارج ہے، ان کی تعیناتی کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، اور گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی اس میں ان کی طرف سے وکیل جو کہ انتہائی معزز اور باکردار سینئر وکیل ہیں وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے چیمبر میں چونکہ سماعت ہوئی تھی انہوں نے رفیع قریشی صاحب کی طرف سے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی تھی کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے، اور ان کی تعیناتی کو اسی طرح چیلنج کیا گیا ہے ایک درخواست گزار کی طرف سے کہ ایڈیشنل چارج جو ہے لمبے عرصے تک کے لیے نہیں دیا جا سکتا، لیکن ایک افسر کو ایک لمبے عرصے کے لیے ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے جو کہ خلاف قانون ہے، اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کرایا جائے، اور جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس طرح کے اربوں روپے کے فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں، وہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اس طرح کے الزامات بھی تھے۔ اچھا، چونکہ جب میں ٹی وی کے لیے خبر ہم کر رہے تھے تو اس دوران مجھے آفس سے کہا گیا کہ میں جو سیکٹری صاحب ہیں ان سے رابطہ کروں۔ میں نے ان کو پہلے فون کیا، اس کے بعد چونکہ مختلف عہدوں پر رہ چکے ہیں، تو جب یہ ڈی سی تھے ساؤتھ کے تب جو ہے میں نے میرے پاس نمبر ان کا سیو تھا، پہلے کسی انٹرویو کے لیے میں نے ان سے رابطہ کیا تھا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے۔ تو بہرحال میں نے ان سے رابطہ کیا، اس وقت انہوں نے فون نہیں اٹھایا، پھر میں نے میسج کیا کہ سر ہم نے خبر چلانی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر آپ موقف نہیں دیں گے تو یقیناً ہمیں خبر چلانی پڑے گی۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد ان کا آفس کے PTCL نمبر سے فون آیا اور تفصیل سے میری بات چیت ہوئی، جس میں انہوں نے ان کے اوپر جو الزامات میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں، جس میں سینئر جو لیبر کے یا جو ورکر ویلفیئر بورڈ کے سینئر جو مزدور رہنما ہیں، جنہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے، اپنے خدشات اور اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے جو الزامات عائد کیے تھے فنڈز کے حوالے سے، خاص طور پر جو سوشل سیکورٹی، سوشل ویلفیئر کا محکمہ ایک جن کا کام ہے کہ مزدوروں کی انشورنس پالیسی کروائے، انشورنس کروائے، انہوں نے خلاف ضابطہ یعنی کہ ورکر ویلفیئر بورڈ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مزدور کی جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کروائے، تو انہوں نے ایک سندھ انشورنس کو الگ سے جو ہے وہ انشورنس پالیسی بھی جاری کر دی، جس کے ٹینڈر بھی تقریباً اربوں روپے کی لاگت کا بنتا ہے۔ تو وہ اور اس طرح کے کئی انہوں نے الزامات اور بھی لگائے جو کہ خلاف ورزی ہے، تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ چیلنج کیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اخبارات میں لگاتار خبریں بھی چھپ رہی ہیں۔ اب میں نے سیکٹری صاحب کا پھر فون آ گیا تو میں نے ان سے تعارف کروایا، ان کو بتایا کہ جی یہ معاملہ ہے اور جو الزامات ہیں اس کے اوپر اب کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی میں تو ایک ٹائم سے بھگت رہا ہوں سارے معاملے کو، یہاں پر کوئی نیک نیتی سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے چونکہ میں اس طرح کے صاف شفاف اور ٹرانسپیرنٹ کام کرتا ہوں کہ کسی کا باپ بھی مجھ سے غلط کام کروا ہی نہیں سکتا، اور جو الزامات تھے جس طرح میں نے آپ کو بتایا بلڈنگ کے حوالے سے تھا، اور اسی طرح مختلف جو ترقیاتی یا تزئین و آرائش سے متعلق جو کام تھے اس کے حوالے سے میں نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایک کام قانون کے مطابق اور شواہد میرے پاس موجود ہیں، میں نے اس کے مطابق ہی کام کیا ہے، اور چونکہ میں نے سارا کام چونکہ قانون کے مطابق کیا ہے تو آپ نے میرا موقف لے لیا، تو لہٰذا یہ خبر آپ چلائے ہی نہیں، یعنی کہ میں نے آپ کو مطمئن کر دیا اور مطمئن کیا ہے، تو لہٰذا آپ یہ خبر چلائیں نہیں۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ سر ہمارا کام یہی ہے کہ آپ کو جو کوئی بھی الزام ہے وہ آپ تک پہنچائیں، اور اس کے بعد پھر آن ایئر کرنے سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک طرفہ خبر چلانے سے پہلے آپ سے آپ کا موقف لیں۔ تو ان کی مہربانی، انہوں نے پوری تفصیل لی، لیکن ان کا بار بار اصرار تھا یہ خبر چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ کو دیکھنا ہے ڈاکومنٹس تو ہمارے آفس آئیں اور آپ آ کے دیکھ جائیں۔ لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ نے بتا دیا، میں نے سارے پوائنٹس پیپر پہ لکھتا گیا، اور جو ٹی وی پہ ہم نے خبر چلائی تھی تو وہ ان کے سامنے جو ہے پبلک کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھیں۔ باقی ان کے کچھ دیر کے بعد جو ہے جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے PRO صاحب تھے ان کا فون آیا، انہوں نے بھی اسی طرح بتایا کہ ہم نے چونکہ جو الزامات ہیں وہ یک طرفہ الزامات ہیں، ہم نے بورڈ میں اگر کوئی 12 یا 10 لوگ ہوتے ہیں تو 8 نے اگر منظوری دے دی، تو اس کے بعد پھر کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے جو میں انشورنس ہو گیا یا اس کے علاوہ کمپیوٹرائز ڈیٹا تھا، آفس کی خریداری تھی، یا پھر اس کے علاوہ جو ٹینڈر جاری کرنے کے حوالے سے جو بھی احکامات ہیں، اس میں تمام لوگوں کے جو منظوری تھی وہ ساری کی ساری ہم لوگوں نے منظوری لی ہوئی ہے، یعنی کہ 12 میں سے 8 نے اگر منظوری دے دی تو اکثریت نے منظوری دی ہے، تو اس لیے قوانین پر عمل درآمد کیے گئے، یعنی کہ سارے کے سارے معاملات ٹرانسپیرنٹ ہوئے، شفاف انداز میں ہوئے، تو لہٰذا انہوں نے بھی یہ کہا کہ خبر آپ نہ چلائیں۔ پھر کچھ لوگوں کا حوالہ بھی دیا، جی ہم نے پیکا کے تحت کچھ لوگوں کے خلاف کیس بھی کیے ہوئے ہیں، یہ وہ آپ کو اگر شواہد و ثبوت دیکھنے ہیں تو ہمارے آفس آئیں اور آ کے دیکھ کے جائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ صوبائی حکومت کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ میں نے جب ان سے بات کی کہ آپ کو تو
नोटिस भी जारी किया गया था एंटी करप्शन की तरफ से, महकमा एंटी करप्शन की तरफ से। उन्होंने कहा जी मैं खुद डायरेक्टर वहाँ रहा हूँ और मैंने जो जवाब देना था वो जवाब जमा करा दिया, तमाम झूठे इल्ज़ामात हैं, मनगढ़ंत इल्ज़ामात हैं और उनमें किसी किस्म की सदाकत नहीं। लेकिन जो ये मामला नज़र आ रहा है खासतौर पर एडिशनल चार्ज देने के हवाले से, वो तो क्लियर कट है। अब उसमें उन्होंने अदालत में क्या जवाब देना है ये तो वल्लाह आलम, लेकिन ये है कि उनकी तरफ से, वकील साहब की तरफ से टाइम लिया गया है और कहा गया है कि जो हमें मोहलत दी जाए। अब चंद दिनों में उसमें खासतौर पर जस्टिस फैसल कमाल आलम साहब की कोर्ट में मुमकिन तौर पर इस केस की समाअत होगी, आपके सामने तफसीलात रखेंगे। लेकिन सूरत हाल बड़ी गंभीर है कि उस चीज़ को कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं जिसका यानी कि इजाफी जो चार्ज दिया गया है, जिसका पहले हम इसी का केस का हवाला दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब वाजे कर चुकी है कि एडिशनल चार्ज देना किसी को गैर कानूनी है, जो कि इसी महकमे के लिए जो है वो दिया गया है ऑर्डर के, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करें, सेक्रेटरी लेबर भी, सेक्रेटरी सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड भी और चीफ सेक्रेटरी भी, तो फिर उस इदारे में सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज कैसे लेके बैठ सकते हैं? ये एक सवाल है जो कि सूबाई हुकूमत इस मामले को देखेगी। बाकी ये भी इतलात हैं कि मुख्तलिफ और भी इन्वेस्टिगेशन के इदारों में तहकीकात के लिए या मुख्तलिफ जो लोग हैं वो दरखास्तें भी दे रहे हैं, यानी कि शिकायतें भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये ऊँट केस करवट बैठता है। बहरहाल सेक्रेटरी साहब का जो मौक़िफ़ था, उनके जो तर्जमान का मौक़िफ़ था, उन्होंने यकसर झुटलाया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो अखबारों में टेंडर देने की बात है, तो हमने टाइम्स ऑफ खलीज या खलीज टाइम्स में भी हमने बाकायदा तौर पर इश्तिहार दिया था और सारे मामलात कानून के मुताबिक ही किए हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मज़ीद इस सिलसिले में जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।